नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि देख रहे हैं पीछे कनेक्ट टू एग्जाम हमारा चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम प्रैक्टिस सेट अभी आपका करा रहे थे और बीच में आपका सिलेबस भी चालू किए हैं, तो आपका प्रैक्टिस और सिलेबस दोनों साथ लेकर चलेंगे। इसी में आज आपका प्रैक्टिस सेट लाए हैं कुछ क्वेश्चन का। चलिए सीधा चलेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के थ्रू ही आपसे बातें करेंगे और अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए, आगे हमारा पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या है, प्रॉफिट और लॉस का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने 40 दर्जन अंडे 1.4 रुपये प्रत्येक के भाव से खरीदे। परिवहन में 80 अंडे तोड़े गए। उसने शेष अंडे 1.6 रुपये प्रत्येक पर बेचे। उसका लाभ या हानि। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज से खेला है। लैंग्वेज का मतलब यह कह रहा है कि कोई दुकानदार 40 दर्जन अंडे 1.4 के रुपये से खरीदा है और उसमें 80 अंडे उसमें से परिवहन के टाइम वो फूट गए या खराब हो गए। ठीक है, बचे हुए अंडे को वो 1.6 रुपये प्रत्येक की दर से बेच दिया है। तो उसका लाभ हुआ है या हानि हुआ, यही हमें निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये देखिए जो डाटा दिया गया है, हमें ये कैलकुलेटिव डाटा दिया गया है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको रेशियो मेथड अपना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम रेशियो मेथड को अपना सकते हैं। देखिए कैसे इसको करते हैं हम आपको बताएंगे। देखिए एक होता है हमारा प्रॉफिट और लॉस में क्या क्या होता है। प्रॉफिट और लॉस में हमारा होता है एक सीपी होता है और एक एसपी होता है। ठीक है, अगर हमें सीपी और एसपी का रेशियो पता चल जाए तो हम यहाँ से प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। तो देखिए सीपी और एसपी का जो रेशियो निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे। पहले देखिए हमारा जो सीपी होगा कितना होगा, 40 दर्जन अंडे। 40 दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 40 दर्जन अंडे में कितने हो जाएंगे, 12 गुणे 40। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 12 गुणे 480 अंडे। ठीक है, इसने 480 अंडे खरीदे। ठीक है, और इनका जो 480 अंडे हम सीपी में कह सकते हैं कि ये 480 अंडे कितने रुपए के दर से खरीदे हैं। देखिए 1.4 कितना, 1.4 के दर से ये अंडे खरीदे गए हैं। अब क्या कह रहा है कि 80 अंडे तोड़े गए, मतलब 80 अंडे खराब हो गए। अगर 480 में से 80 अंडे अगर खराब हो जाएंगे तो हमारे बचेंगे कितने, वो बचेंगे 400। इसी को तो वो बेचेगा जो बचा है, और कितने के दर से बेचेगा। देखिए कितने के दर से बताया गया है, 1.6 रुपए के प्रत्येक दर से, मतलब 1.4 के दर से खरीदा गया है और 1.6 के दर से बेचा जाएगा। अगर ये 80 अंडे ना टूटे होते तो ये हम देख रहे हैं, इस डाटा को देख के हम बता सकते थे कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो एसपी ज्यादा होगा, अगर लॉस होगा तो एसपी कम होगा। ठीक है, सीपी से। तो यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ से देखिए 0 से 0 कटा देते हैं। ठीक है, ये दशमलव से हम 1 दशमलव इसको भी खत्म कर सकते हैं। और क्या 16, यहाँ भी हो जाएगा 16, 16 1 का 16, 16 तिया 48। ठीक है, और क्या बचा, और क्या कट सकता है हमारा, हम देख रहे हैं कि यहाँ से 14 है, तो यहाँ से हम इसको कटा सकते हैं 2 से, तो 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 20। यहाँ इस टाइम इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब हो जाएगा 21 और 20। ये क्या है, 21 हमारा क्या है, सीपी आया है, और ये 20 क्या है हमारा, एसपी। हम देख रहे हैं कि एसपी जो है वो कम है सीपी से, तो हम इस कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, देखिए 1 यूनिट का लॉस हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या होता है, लॉस बटे सीपी का मान हमारा क्या है, रेशियो का मान कितना है, 21 है, और प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा जो आ गया है, कितना आ गया, 100/21। अब देखिए हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा बन रहा है, 100/21। ठीक है, 100/21 हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, 100/21। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये तो कट जाएगा, प्रॉफिट होगा ही नहीं। ठीक है, और क्या बच रहा है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, किसी एक को बना लेंगे हम, 2 ऑप्शन एक ही हो गया है। ठीक है, तो या तो हम इसको बनाएं या तो इसको बना लें। यहाँ पे हो जाएगा 21, 100/21। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। चलिए, आपको बस इसमें समझना था कि
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक अलग अलग से गुणा करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम जानते थे कि यहाँ पर अगर सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल लेते हैं तो यहाँ से हम आसानी से प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा त्रिकोणमिति से आ गया है। देखिए इसमें क्या कहा है, tan a बराबर 11/60, तो cos a माइनस साइन a 7 साइन a का मान क्या होगा, दिया गया है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिपलेट आपको अगर याद रहेगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ये 11 और 60 को देख करके एक ट्रिपलेट याद आता होगा, उसका क्या होता है 11, 60 और 61। ठीक है, ये अनुपात होता है किसी भी मतलब ये ट्रिपलेट आप जानते हैं कि जैसे आपका 4, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है, इसी का मल्टीपल जितना होगा वो होगा। ऐसे ही आपका 8, 6 और 10 होता है। इसी तरीके से आपका अब और भी ढेर सारे होते हैं, 5, 15, 17 और उसके बाद होता है बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो ये जो हमारा 11, 60, 61 ये भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ये आपको याद रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कि tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, या tan a है ना, तो tan a बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो हम जानते हैं कि समकोण एक त्रिभुज है, एक कोई त्रिभुज है, त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब बटे आधार अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कोई कोण ए है तो यहाँ इसके सामने की भुजा हो जाती है लंब। ठीक है, तो यहाँ पे लंब का मान हमारा कितना दिया है 11। ठीक है, ये 11 हो जाएगा और आधार का मान हो जाएगा 60, तो कर्ण का मान हमारा कितना हो जाएगा 61। ये हमारा, अगर ये ट्रिपलेट आपको नहीं भी याद है तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से ये देखिए यहाँ से हमें ये ट्रिपलेट पता चल गया है। अब यहाँ से हमें क्या क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 4 cos a। ठीक है, 4 cos a का मान कितना होता है, cos a का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमारा कितना है 60। हम कह सकते हैं cos a की मान कितनी हो जाएगी 60/61। ठीक है, और उसके बाद माइनस 7 साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 11/61। ठीक है, 11/61। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। हम देखिए यहाँ से हर में हमारा 61 आ रहा है, तो यहाँ से देखिए जो भी 71 वाला होगा वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम चेक करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 चौके 24, ये हो जाएगा 240 और यहाँ पे 11 सत्ते 77। 240 में से 77 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 में से 7 गए 3 और उसके बाद बच रहा है, देखिए 10 में से 7 गए 3, उसके बाद इसके बचा 23 में से 7 गए तो हो जाएगा हमारा कितना 16 7 23 163/61। 163/61 किससे बन रहा है वो हम चेक कर लेंगे। हमारे पास अभी यही दो ऑप्शन है, तो यहाँ से देखिए 61 दूना 62, 61 दूना 122, 122 और 41, 162, 22 और 41, 163, यही इसी से बन रहा है। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा। देखिए यहाँ पे ये त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे आप जानते हैं साइन कॉस टैन के बारे में, या अगर ये त्रिभुज पता है तो यहाँ से हमें साइन थीटा का मान निकालना होगा तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा का मान निकालना होगा तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टैन थीटा का मान निकालना हो तो लंब बटे आधार होगा। इसी के साथ उल्टा में होता है, ये साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक हो जाता है और टैन का उल्टा कॉट हो जाता है। उल्टा का मतलब जैसे ये लंब बटे आधार हो रहा था टैन का, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, ऐसे ही चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है एक चक्रवात के दौरान एक सीधा ऊर्ध्वाधर खंभा इस तरह से टूट गया कि उसका शीर्ष खंभे के ताल से 6 कड़ी में 3 मीटर की दूरी पर जमीन को छू गया और 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बना दिया। खंभे की ऊंचाई क्या थी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिगर ड्रा करना आना चाहिए। जो कह रहा है क्वेश्चन वो अगर आप फिगर ड्रा कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। मान लेते हैं कोई एक खंभा था, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक यहाँ से यहाँ तक खंभा था, ठीक है, कभी अचानक आंधी आई और टूट गया, ठीक है, अचानक आंधी आई और टूट गया, तो ये यहाँ से टूट करके जमीन को छू लिया और हमसे कहा गया है यहाँ से जो इसकी दूरी है वो कितनी है 6 कड़ी में 3 है, कितनी है
6 कड़ी में 3 इसकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और क्या कह रहा है, और एक चीज जान लीजिए कि भी किसी भी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में ये हमारा अनुपात होता है जो, ठीक है, अगर ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है, अगर इनका जो रेशियो का अनुपात होता है ना, वो रेशियो का अनुपात होता है, इनका हो जाता है 1 और इनका हो जाता है कड़ी में 3, ठीक है, और इनका हो जाता है 2। ये हमारा अनुपात होता है जब ये 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तब। और क्या क्या है, 30 डिग्री के साथ कोण बनाता है ना, अगर मेरा यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पे हमारा बनेगा ऑटोमेटिक 60, क्योंकि यहाँ से जब वो 90 डिग्री का कोण बनता है आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 6 कड़ी में 3 है, तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ का मान 6 हो जाएगा, और ये इसका मान कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये जो लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि ये जो खंभा टूटा है यहाँ से टूटने के बाद यहाँ तक हुआ है, तो हम कह सकते हैं अगर ये टूटा ना होता तो यहाँ तक होता, तो यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 हो जाएगी। और टोटल खंभे की लंबाई हमसे पूछी गई है, टोटल खंभे की लंबाई हमसे पूछी गई है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 6 18, जो मीटर में दिया होगा तो मीटर में हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 18 मीटर। इस क्वेश्चन में क्या था, फिगर ड्रा करना था, फिगर ड्रा करना था। और एक क्या था कि आपको ये फार्मूला याद होना, मतलब ये रेशियो याद होना चाहिए। रेशियो हमारा क्या होता है, अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री के साथ कोण कड़ी में 3 है, तो यहाँ पे 60 डिग्री के साथ में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कर्ण पे क्या बनेगा, 2। ये रेशियो होता है, ये त्रिभुज का रेशियो होता है जब ये 60 डिग्री और 30 डिग्री होगा तब, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा, देखिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 है, ठीक है। यदि विलयन के 20% को पानी से बदल दिया जाए तो नए घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन वाला है, लेकिन देखिए इसमें यहाँ पे कैसे कैसे करना है हम आपको थोड़ा सा तरीका से समझाएंगे। देखिए मान लेते हैं कि कोई मिश्रण है। अच्छा एक बात ये आप जान लीजिए, जैसे आप कोई शरबत बना लिए हैं, ठीक है, शरबत बना लिए हैं, किसी बाल्टी में शरबत है आपके पास, और उसमें से गिलास से अगर निकाल लेंगे ना, तो जो रेशियो बाल्टी वाले शरबत का होगा उतना ही रेशियो आपका गिलास वाले का भी होगा। मतलब जितना मीठा आपका बाल्टी वाला शरबत होगा उतना ही मीठा आपके गिलास वाला का भी होगा। मतलब उसमें से निकालने के पर उनके अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब वो अगर मान लीजिए शरबत चीनी और पानी का है तो वो अनुपात नहीं बदलेगा, अनुपात वही रहता है। तो इसी प्रकार हम समझते हैं, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया है, अम्ल और पानी, अम्ल को हम एसिड मान लेते हैं और पानी को वाटर मान लेते हैं। यहाँ इनका अनुपात कितना है, 4 और 5 है, ठीक है, 4 और 5 है। तो यहाँ पे टोटल जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। 4 यूनिट अगर अम्ल है तो 5 यूनिट वाटर है, तो हमारा टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि 20% पानी को बदल दिया जाए। देखिए यहाँ पे 20% दे दिया है ना, मतलब हम अगर यहाँ से हमें आसानी से निकालना हो तो हम ये अनुपात में जानते हैं कि किसी भी संख्या से सभी जगह गुणा करेंगे तो हमारे अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम 10 से गुणा कर दें, ठीक है, 10 से गुणा कर दें, ये 40 है 50, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये 40 ग्राम, ये 50 ग्राम, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। 40 किलो 90 किलो तो ये हो जाएगा 40 किलो 50 किलो तो ये 90 किलो हो जाएगा। जो भी होगा अनुपात हमारा बराबर रहेगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें किसी भी संख्या में अनुपात में गुणा करने पर प्रभाव नहीं पड़ता, हमारा अनुपात समान रहता है, ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा है कि 20% को पानी से बदल दिया जाए, मतलब इस पूरे अनुपात में से 20% को निकाल करके उतना ही पानी डाल दिया जाए, ठीक है। यहाँ से अगर हम पानी डाल दें, यहाँ से 90 का 20% निकालें, देखिए 90 का अगर हम 20% निकालना चाहें तो कितना होगा, 20/100, ठीक है, 20/100। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 18 यूनिट, ठीक है। ये 18 यूनिट कहिए, 18 लीटर कहिए, जो भी कहिए, क्योंकि यहाँ हमें कोई मान नहीं दिया गया है, तो ठीक है हम 18 यूनिट मान लेते हैं, इसमें से 18 यूनिट निकाल लेंगे। तो 90 में से अगर हम 18 यूनिट निकालते हैं तो हमारा बचता कितना है, 72 यूनिट, ठीक है, 72 यूनिट बचता है। तो 72 यूनिट को हम पहले 4 और 5 के अनुपात में बांट देते हैं, ठीक है, 4 और 5 के अनुपात में बांटेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, 9 × 72। मतलब ये देखिए जैसे 90 था, 90 में से 72 हो गया, तो 72 को 4 और 5 के अनुपात में अगर हम बांटना चाहें तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से होगा 72 को
यहाँ पे मिलाया पानी जा रहा है ना, तो इसको हम बांटेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 9 8 72, तो हो जाएगा 8 चौके 32, तो 32 लीटर 32 यूनिट हो जाएगा हमारा ये बचेगा। और उसके बाद 8 पंचे 40, ठीक है, 40 और 72 का ये हमारा अनुपात में बचेगा जब इसमें से 18 लीटर निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये रेशियो बचा हुआ है। आप देखिए क्या कह रहा है, अब इसमें मिलाया क्या जा रहा है, तो नए घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या 20% पानी से बदल दिया जाता है। मतलब इसमें से ये 18 यूनिट निकाल के 18 यूनिट क्या भर दिया गया, पानी भर दिया गया। तो अगर हम यहाँ से 18 यूनिट पानी अगर भर देते हैं, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये 32, और यहाँ से 18 यूनिट हम अगर भरते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना 58। यहाँ से हम 18 यूनिट जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी को भरा गया है। तो यहाँ पे पानी का मान अगर 40 है, 40 में 18 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 32 और 58, ठीक है, 32 और 58। तो देखिए अब इस रेशियो को हम कटाते हैं तो हम कटा सकते हैं 2 से 16, और इसको 2 से कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 29। तो हमारा आप देखिए अब रेशियो कटने वाला है नहीं। तो ये जो लास्ट का रेशियो यही हमसे पूछा गया था, 16 और 29। 16 और 29 का रेशियो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ये हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें समझने वाली बात ये थी कि अब किसी अनुपात में कोई मिश्रण रखा गया है, उसमें से अगर मिश्रण को निकाला जाता है तो वो उसी अनुपात में निकलता है, और जो बचता है वो भी उसी अनुपात में ही रहता है, अनुपात नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एडवांस के, आज हमने बहुत सारे एडवांस के क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB वृत्त का व्यास है। यदि कोण ADC बराबर 118 है तो कोण BAC का माप क्या होगा। देखिए अब इस हमें एडवांस मैथ में सबसे मतलब आसानी से अगर समझा जाए तो सबसे पहले हमें वो फिगर ड्रा, हमारे दिमाग में ये फिगर ड्रा होनी चाहिए। जो कह रहा है क्वेश्चन हम उसी के हिसाब से अगर फिगर ड्रा कर लेंगे तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए एक वृत्त है, उसने कहा है कि एक वृत्त है, मान लेते हैं ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। और क्या कह रहा है कि AB वृत्त का व्यास है, AB जो है वो वृत्त का व्यास है, ये होता है AB वृत्त का व्यास है। और ये क्या पहले ही कह दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होते हैं जिनके परिमाण मतलब चारों शीर्ष जो होते हैं वृत्त के परिधि को टच करते हैं या छूते हैं, वही चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई AB व्यास की, ये भी AB की क्या है, व्यास है, तो हम कह सकते हैं कि या तो इधर बनेगा या तो नीचे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा या तो इसके नीचे बनेगा, तो हम कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। ABC और D चक्रीय चतुर्भुज हुए। ये कैसे हुए, देखिए यहाँ पे इनका शीर्ष परिधि को टच कर रहा है, यहाँ पे A वाला टच कर रहा है, यहाँ पे B टच कर रहा है, यहाँ पे C टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ से चारों मतलब चतुर्भुज के चारों पॉइंट वृत्त के परिधि को टच कर रहे थे, ये क्या हो गए, चक्रीय चतुर्भुज। अब जो हमारा क्वेश्चन कहा है कोण ADC कैसे बनेगा, ADC, ठीक है, ADC। यहाँ से ये वाला जो कोण है हमारा कितना दिया गया है 118 डिग्री, यहाँ से कोण इसका मान 118 डिग्री दिया गया है। और देखिए और क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो 180 अंश होते हैं। आमने सामने का योग का जो कोण का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये 118 डिग्री है तो ये इनके सामने वाला B का कोण कितना हो जाएगा, B का कोण हो जाएगा आपका 62 डिग्री होगा, 62 18 180, ठीक है, ये 62 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है कि कोण BAC यहाँ से इस कोण का मान हमसे पूछा गया है, इस वाले कोण का मान हमसे पूछा गया है। एक चीज और होता है कि कभी भी किसी वृत्त के व्यास से, किसी भी वृत्त के व्यास से कहीं भी ये कोण हमेशा ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जो व्यास के दोनों बिंदुओं से बनी हुई परिधि पर कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये भी हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी व्यास है, व्यास से परिधि पर ये कहीं भी बनेगा तो हमारा जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री हो गया और ये 62 डिग्री हो गया तो हमारा ये बचा हुआ कितना डिग्री होगा, यही हमसे पूछा है। तो हमारा ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए हमें इस कोण का मान पूछा है। अब हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में
किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग टोटल कितना होता है 180 अंश। ठीक है, 180 अंश होता है। हम देखते हैं यहाँ पे 90 हो गया है, 180 में से 90 तो यही हो गया, बचा हुआ ये और ये, इन दोनों कोण का योग अगर 90 हो जाए तो ये हमारा त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये 62 डिग्री है तो हम जानते हैं कि ये वाला कोण हमारा कितना, जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला है। देखिए टोटल योग होता है हमारा कितना 180, तो हम कह सकते हैं कि 180 में से ये 90 डिग्री ये माइनस, ठीक है, और ये 62 डिग्री ये माइनस, ठीक है, ये भी 62 डिग्री माइनस करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हम यहाँ से 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, 90 माइनस 62, 90 में से 62 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 28 डिग्री। 28 डिग्री जो हमारा क्या होगा, ये कोण ए, कौन BAC हमसे पूछा गया है BAC, तो BAC का मान हमारा कितना आएगा 28 डिग्री। ठीक है, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिगर ड्रा करना आना चाहिए। जो क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से अगर आप फिगर ड्रा कर लिए तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ये एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ बहुत ही समय बचाता है आपका। अगर एडवांस मैथ आपका सही मतलब सही से तैयार है तो आपको एग्जाम में बहुत ही फ्री का नंबर दे देता है। ठीक है, ये इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसमें देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट लगे हैं, चक्री चतुर्भुज का, ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का, और चक्री चतुर्भुज में कई सारे व्यास से लिया गया है, जो कि यहाँ देखिए 90 डिग्री का बन रहा था ये वाला। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रमेय याद होना चाहिए, मतलब समझना है। ये सब याद रहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, जब हम आपको एडवांस में चालू करेंगे तो आपको एकदम विधिवत ये बताएंगे। ठीक है, कैसे बनता है, कैसे होता है, सब कुछ बताएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 80 दिन में 96 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में काम को पूरा किया, सी अकेले पूरे काम को। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको बहुत बार करा चुके हैं। तो देखिए इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, जो भी मान दिया गया रहता है हम उसको लिखते हैं। पहले क्या दिया गया है, ए जो है वो 80 दिन में, और बी जो है वो 96 दिन में, और कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, कह रहा है ना, ये कहा है कि अगर उन्होंने सी की मदद से मतलब ए बी और सी तीनों मिलके कितने दिन में, 32 दिन में। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे आपको हम बताएं। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, जब आपको बहुत लंबा लंबा दिख जाए तो कुछ नहीं करना है, आप सबसे बड़े वाले को पहले पकड़ लीजिए। ये हम 96 पकड़ लेते हैं, यहाँ से 32 से भाग देंगे। देख रहे हैं 32 हमारा पूरी तरह से विभाज्य हो जा रहा है। ठीक है, अब हमें 32 को देखना भी नहीं है, अब हमें देखना किसको, 80 को। 80 को देखेंगे तो हम 80 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए 80 का हम यहाँ से कह सकते हैं कि 16×5=80, इसका अभाज्य गुणनखंड ये बन सकता है 16×5=80। अब ये 16 का हम देखेंगे 96 में, 16×6 96, 96 कट रहा है, मतलब ये 16 कट गया, बचा हुआ 5 नहीं कटेगा, तो हम 5 का यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा। बस ऐसे ही लिखिए आप कैलकुलेशन से बचना है तो आप ऐसे ही बस लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए हम ए का क्षमता निकालना चाहें तो क्या होगा, इसमें 80 से भाग देंगे, 80 से भाग देंगे तो हमारा कौन सा कट जाएगा। देखिए 16 में ये होता है 16 और 5 होता है 80 में, यहाँ से देखिए 5 कट जाएगा, 16 से भाग देंगे तो 16×6 96, जो हमारा बचेगा क्या 6 हो जाएगा। इसी प्रकार बी से करेंगे, बी से देख रहे हैं 96 सीधा कट रहा है तो बी का क्षमता हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 32 का देखते हैं, 32 में अगर 96 से भाग देंगे तो 32 या 96 और 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ से ए की क्षमता 6 आ गई, बी की क्षमता 5 आ गई और तीनों की संयुक्त क्षमता 15 आ गई। अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें दिया है कितना 15 डिग्री, 15 यूनिट, ये हमारा क्षमता निकला है। और यहाँ से ए और बी के क्षमता को माइनस कर देंगे तो हमारा सी का क्षमता निकल सकता है। ए और बी का संयुक्त क्षमता हमारा कितना हो जाएगा 6 5 11 प्लस सी बराबर हमारा हो जाएगा 15। यहाँ से सी का क्षमता अगर निकालना चाहें तो जो सी का क्षमता होगा 15 में से 11 निकलेगा तो बचेगा कितना 4। यहाँ से हमें सी की क्षमता पता चल गई, बस हमें यही निकालना था। सी की क्षमता पता चल गई, टोटल वर्क हमारा कितना है, ये टोटल वर्क होता है जानते ही हैं आप। यहाँ से हो जाएगा हमारा टोटल वर्क कितना 96 × 5 और बटे 4। ठीक है, अब इसको देखिए 4 से कटाते हैं, 4 से हमारा कट जाएगा ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 4 चौके 16 24 24 पंचे 120, ये हमारा 120, मतलब जो सी है उसको कितने टाइम लगेंगे 120 दिन। अकेले अगर काम करेगा तो उसे 120 दिन लगेंगे। अगर दिन होगा दिन, घंटा होगा तो घंटा, दिन है तो दिन होगा, 120 दिन। जो हमारा यूनिट ये सब होते हैं वही यूनिट हमारा ये भी होगा।
ठीक है, यूनिट बदलता नहीं है। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा। आशा करते हैं ये समझ में आएगा, ये तो बहुत आसान है, ये हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं। देखिए हम आपको कहे थे कि एडवांस का आज हम कुछ ज्यादा लिए हैं। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन आता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12.8 मीटर और 9.6 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है जो 9.6 मीटर के संगत है, तो इसकी ऊंचाई 12.8 मीटर वाली संगत क्या है। ठीक है, मतलब इसमें देखिए इस पूरे एडवांस मैथ में यही आपको बताएंगे शुरू से अंत तक कि जो कह रहा है, अब अगर आपके दिमाग में उसका फिगर ड्रा हो गया तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इसको समझिए। मानते हैं कोई एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा भी है ये हमसे मतलब नहीं है। दो भुजाएं हमको दी गई हैं, दो भुजाएं दी गई हैं। मान लेते हैं कोई ये है 12.8 मीटर, ठीक है, और कोई दूसरी भुजा इसको या इसको किसी को मान सकते हैं हम, यहाँ से 9.6 मीटर। हमें दो भुजा का मान पता चला है, तीसरी भुजा को नहीं पता चला है, तो हमें तीसरी भुजा से मतलब भी नहीं है। अब हमसे क्या पूछा है ये भी देखेंगे। कह रहा है यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है जो 9.6 मीटर के संगत है। बस यही सब समझना है, संगत है मतलब ये कह रहा है इसका मान दिया है, ये वाला हाइट संगत, जिसके संगत कह दे ये वाला हाइट, इस वाले हाइट का मान हमें दिया गया है, क्या दिया गया है 12 मीटर। ठीक है, ये 12 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, अब 9.6 मीटर के संगत है तो इसकी ऊंचाई 12.8 मीटर की संगत क्या होगी, मतलब यहां से ये वाली ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारी ये वाली ऊंचाई पूछ रही है, इसको हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, आप लॉजिक को समझिए। ठीक है, ये त्रिभुज अगर इस बेस से देखेंगे और यहाँ से देखेंगे, जो इसका क्षेत्रफल हो, देखिए कुल मिला के इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों कंडीशन में, यहाँ से अगर हाइट के साथ गुणा करेंगे तो भी हमारा क्षेत्रफल वही आएगा, और यहाँ से हाइट के साथ गुणा करेंगे तो भी हमारा क्षेत्रफल वही आएगा। देखिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल कई तरीके से होते हैं। ठीक है, कई चीज, जैसे अगर यहाँ पे त्रिभुज का, तो अब ये कौन सा त्रिभुज हमें नहीं पता है, लेकिन त्रिभुज अगर सिर्फ त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए तो होता है क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ये हमारा फार्मूला, इसी फार्मूले का यूज किया है इसमें। देखिए कैसे किया है आप समझिए। अगर मान लेते हैं इस आधार को लेते हैं, या मान लीजिए मुझे इसकी हाइट दिया है, तो यहाँ हमें ये इस हाइट के लिए, इस हाइट से देखेंगे, मतलब इस वाले बेस से देखेंगे इस वाले हाइट के साथ, तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो हम कुल मिला के त्रिभुज तो हमारा बराबर ही होगा, चाहे यहाँ से ले या तो यहाँ से ले, क्षेत्रफल हमारा क्या होगा बराबर, दोनों कंडीशन में होगा। तो पहले वाले कंडीशन से हम क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी आपको हम फार्मूला बताएं, क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा, पहले 1/2 आधार गुणे, आधार हमारा कितना है 9.6 है, और ऊंचाई कितना है 12 है, ऊंचाई 12 है। यहाँ से हम अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो हम यहाँ से देखिए इसको हम कटाते नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन को सॉल्व ना करिए, क्योंकि ये आगे चल के कट जाएगा, क्योंकि ये सेम वो इसी टाइप का क्वेश्चन ही बना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया। अगर हमारा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया है तो हम इस वाले बेस से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा ये समान ही होगा। ठीक है, इस वाले बेस से अगर हम देखते हैं तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले बेस से करेंगे तो 1/2, अब इसके लिए जो आधार होगा हमारा क्या हो जाएगा 12.8। ठीक है, 12.8, और इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। ठीक है, ऊंचाई को मान लेते हैं h। अब इसके बराबर हमारा जो ये क्षेत्रफल है ये बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये एक ही त्रिभुज के लिए दोनों कंडीशन बन रहे हैं, एक ही त्रिभुज के लिए बन रहे हैं, तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो समान होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमें यही कटा देना है, जो भी कट रहा है कट जाए। अब देखिए इसको कटाने के लिए हम कह सकते हैं, ये दशमलव से दशमलव कटा देते हैं, 16 से कटाते हैं, अगर 16 7 112, 16 8 128 और 16 6 96। ठीक है, 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8। ठीक है, 2 चौके 8, और 4 से अगर 4 से जाएगा कितनी बार में, चलिए देखिए दोस्तों, देखिए हमारा जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया हमारा ये आ गया, ये क्या था मीटर में था तो मीटर स्क्वायर में आएगा। हम जानते हैं क्षेत्रफल हमारा क्या होता है मीटर स्क्वायर में। तो हम देखिए ये जो क्षेत्रफल है
त्रिभुज के लिए दोनों कंडीशन, अगर इस बेस से देखेंगे तो भी हमारा क्षेत्रफल यही आना चाहिए और इस बेस से देखेंगे तो हमारा यही क्षेत्रफल आना चाहिए। दोनों कंडीशन में हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम जानते हैं अगर इस बेस से निकाले हैं ये वाला क्षेत्रफल आया है तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये देखिए 9.6 गुणे 6, ठीक है, ये बराबर किसके होगा, इस वाले बेस के हिसाब से क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणे आधार का मान हमारा कितना है 12.8, ठीक है, और गुणे उसकी हाइट हमारी कितनी है h, यही तो हमें निकालनी है। मतलब हाइट ये देखिए ये वाली हाइट, ये वाली आधार और ये वाली हाइट, इसको लेकर के हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि दोनों कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से हम h का मान निकाल लें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कटाते हैं, कटेगा कैसे, ये दशमलव से दशमलव हम कटा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कटाएंगे 16 × 6 = 96 और ये 16 × 128, 8 से कट जाएगा, ये बना कितना है, और 2 से कटेगा 2 × 4 = 8, 4 से कट गया। अब देखिए यहाँ क्या बन रहा है 4 × 4 = 36, ठीक है, ये 36 और ये 4 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 4 × 9 = 36, ठीक है, 9, ये 9 जो आया है ये हमारा क्या आ गया h, यही इसकी हाइट होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी 9। देखिए इस पूरे एडवांस मैथ में आपको सही शुरू से ही आपको बता रहे हैं कि इसमें अगर आपको फिगर ड्रा करना आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आता है, बहुत ही कम समय में आप लगा सकते हैं। तो हम आपको समझा रहे हैं, बाकी तो आप अगर समझदार रहेंगे तो इसको सीधा आपके बहुत सारे चीज़ आपके माइंड में होगा, ठीक है, जब माइंड में होगा तभी आपका लेवल बढ़ेगा, तभी एग्जाम निकलेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेमी भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 40 सेमी लंबा और 40 सेमी चौड़ा एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 3D फिगर है। अब देखिए हम आपको पहले ही बताएं कि फिगर आपके अंदर होना चाहिए। आप जान लीजिए कभी भी किसी ठोस को पिघला करके दूसरा कुछ बनाया जाता है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, आयतन बराबर होगा, ठीक है। और कभी भी किसी तार को मोड़ करके कोई और फिगर बनाया जाता है तो वहाँ पे उसका क्या होगा, परिधि बराबर होगा या परिमाप बराबर होगा। वही चीज ये इस बात को आपको समझना है। जैसे कह रहा है कि 20 सेमी भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को, घन का क्या होता है, घन का आयतन हमारा होता है, क्या होता है, भुजा क्यूब, ठीक है। घन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, भुजा क्यूब, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भुजा का मान हमारा कितना दिया है, 20 लिखा है तो हम 20 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। ये 20 का क्यूब क्या हो गया, आयतन हो गया। और दूसरी कंडीशन में क्या कहा है, दूसरी कंडीशन में घनाभ का है। घनाभ में क्या क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे हमें दो चीज दिया है, लंबा और चौड़ा दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है। तो हम यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। ऊंचाई हमारा क्या होगा, ऊंचाई देखिए लंबाई का मान हमें 40 दिया है और गुणे ऊंचाई का मान भी हमें क्या दिया है, 40 दिया है। और उसकी हाइट मतलब लंबाई चौड़ाई दिया है और ऊंचाई यश का मान हमें निकालना है। मतलब ये 3D डायमेंशन है, इसमें थ्री डायमेंशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 का क्यूब है, ठीक है, 20 का क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 20 गुणे 20, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं 20 का क्यूब। अब यहाँ से ये लिख सकते हैं 40 गुणे यच, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 से कटाएंगे तो ये कटेगा 20 दूनी 40, फिर ये 20 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, ठीक है। और ये यहाँ से कटाएंगे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ से हमारा जो यच का मान आ गया, कितना आ गया, यच का मान 5 आ गया, ठीक है, यच का मान 5 आ गया। अब आप जानिए कि हमसे पूछा क्या है, यहाँ से हमें क्या क्या पता चल गया, सब कुछ, मतलब घनाभ का हमें लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया और ऊंचाई भी पता चल गया। ये हमारे तीनों चीजें पता चल गई हैं। अब देखिए कह रहा है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, जैसे आपको अगर 3D में समझना है तो हमारा जो घनाभ होगा, हम आपको घनाभ बना के दिखाते हैं। यही होगा हमारा घनाभ, ठीक है। यहाँ से देखिए ये मान लेते हैं एक मान ये हो जाएगा, एक मान ये हो जाएगा, एक मान ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो विकर्ण होगा, विकर्ण हमारा जो होगा वो देखिए ये इस कोने से इस कोने तक जो होगा वही हमारा विकर्ण होगा। घनाभ का विकर्ण वही होता है। तो घनाभ के विकर्ण निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, घनाभ का विकर्ण
घनाभ का जो विकर्ण होता है अंडर रूट में क्या होता है, यल स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का मतलब एच का स्क्वायर प्लस और चौड़ाई का मतलब होता है बी का स्क्वायर। ये तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना होता है। तो हमें यहाँ से लंबाई भी पता है, हाइट भी पता है और ऊंचाई भी चौड़ाई भी पता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए इस फार्मूले को हम यहाँ पे रखते हैं। यल का मान हमें दिया है कितना, 40 का स्क्वायर, सब कुछ अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, 40 का स्क्वायर लंबाई हो गया, ऊंचाई हमारी कितनी है 5 का स्क्वायर हो जाएगा ऊंचाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा चौड़ाई प्लस ये बी का मान कितना था 40 का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ये जैसे 40 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या 8 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपको समझना है। जैसे मान लेते हैं ये 40 का स्क्वायर है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इसी जगह यहाँ पर भी 8 5 का बनेगा, यहाँ पर भी 8 5 का बनेगा। तो यहाँ तीनों कंडीशन में से हम यहाँ से 5 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं। 5 के स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो ये रूट से बाहर आ सकता है। रूट से बाहर आएगा तो हमारा क्या बनेगा, रूट से बाहर आएगा तो हमारा हो जाएगा देखिए 5, ये रूट से बाहर हो जाएगा। अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक 8 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस यहाँ पर भी बचेगा 8 का स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 8 का स्क्वायर का मान कितना होता है 64 होता है, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर का मान हो जाएगा हमारा 64 64 128 और एक 29, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 129। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ये क्या है, ये हमारा विकर्ण है, घनाभ का विकर्ण होगा। घनाभ का विकर्ण देखो हमारा, देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 रूट 129। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी, ये हम आशा करते हैं। ठीक है, नहीं आई होगी तो आप इसको थोड़ी सी रुक करके खुद से लगा करके तब सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, यदि कोई संख्या 624 से विभाज्य है तो शेष 53 होगा। यदि वही संख्या 16 से विभाज्य है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, यदि उसी संख्या को 16 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रेलवे में पूछा जाता है। तो हम जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एक ही कंडीशन हमेशा बनता है, ये जान लीजिए, जो वो संख्या 664 जो होगी ना वो हमेशा इससे कटेगी, ये जान लीजिए, तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कटेगी तो नहीं कर सकते। तो हम फिर भी हम एक बार क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि ये संख्या कट रही है कि नहीं। जो संख्या 624 से कटेगी वो 16 से कब कटेगी, अगर ये 624 को काट देगी तो अगर वो उतना संख्या वो भी कट जाएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं 16 को चेक करेंगे 624 से कट रहा है कि नहीं। 624 जो है वो 16 से पूरी तरह अगर कट जाएगा तो हम सीधा इसको 53 से भाग देकर चेक करेंगे, जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से देखिए कह सकते हैं कि 16 × 48, ठीक है, और बचा कितना 12 और 2 14, 144। 144 को करेंगे 16 × 144, ये पूरी तरह से कट रहा है। ठीक है, ये पूरी तरह से अगर कट रहा है तो हम सीधा 53 को चेक कर लेंगे 16 से कितना कट रहा है, जो शेषफल होगा मतलब 53 में 16 से हम भाग देंगे, कितना होगा 16 × 48, ठीक है 48 हो जाएगा। जो हमारा शेषफल आएगा वो 5 आएगा। जब इस संख्या को 16 से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ये हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम इसमें ये एक ही कंडीशन बनता है कि जो पहली संख्या होगी ना वो इससे ऑटोमेटिक कटेगी, तभी ये आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अलजेब्रा का आ गया है। हमने आपको पहले से बताया कि आज हमने एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है कि x⁴ - 1 142 x² + 1 = 0, x³ + 1/x³। ठीक है, इस क्वेश्चन को जानने के लिए पहले आप जान लीजिए कुछ कंडीशन क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई x + 1/x बराबर, अगर हमें a दिया है, a है, तो हमारा जो होगा x² + 1/x² बराबर हमारा क्या हो जाएगा a² - 2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें x³ + 1/x³ का मान निकालना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a³ - 3a।
ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये हम जब आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे ना तो इसमें बहुत सारे कंडीशन बनते हैं, जितने कंडीशन बनते हैं हम सारे के सारे कंडीशन आपको याद करा देंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें दो चीज़ों का यूज है, ये इसका और इसका। देखिए कैसे होता है, ये हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए इस पूरे इक्वेशन में अगर हम चाहें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले या एक एक्स स्क्वायर को से भाग दे दें तो हमारा क्या होगा, ये देखिए यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर से भाग देंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से भाग देंगे और जीरो में भी एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर जीरो में एक्स स्क्वायर से भाग देने पर हमारा जो संख्या बनेगा जीरो ही बनेगा, इस तरफ हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से अगर हम भाग देंगे तो कितना होगा, 2 से ये कट जाएगा, बचेगा 2, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 142 में से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये बन जाएगा 142। ठीक है, अब उसके बाद क्या बच रहा है, प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कंडीशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 142। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए x प्लस 1/x, लेकिन यहाँ पे हमारा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम जानते हैं जैसे अगर हमें यहाँ से ये अगर हम यहाँ से यहाँ तक आने में हमें ये कंडीशन करना पड़ा था, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम 2 जोड़ करके और वर्गमूल निकाल लें तो हमारा यहाँ से बन जाएगा x प्लस 1/x। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि ये बन जाएगा क्या, अंडर रूट में 142 प्लस 2। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका रूट निकालेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, x प्लस 1/x का मान जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 144। 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1/x का मान हमें पता चल गया है। जैसे आपको अगर x प्लस 1/x का मान a पता चल गया है तो हमें क्यूब वाला निकालना है, हमसे यही तो पूछा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a क्यूब माइनस 3a, a का मान हमें कितना पता चला है 12 है, 12 का क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब 1728 और माइनस कितना हो जाएगा 3a, 3 गुणे 12। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 12 यहाँ 36, तो 1728 में से 36 को घटाएंगे तो हमारा ये बनेगा कितना, 1692, 8 8 16, 1692। ठीक है, देखिए 1692 हमारा कोई आंसर है, 1692 हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। 1728 में से 36 को माइनस करेंगे तो 1692 सही है। ठीक है, चलिए आज हमारा इतना ही क्वेश्चन था और आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में चैलेंजिंग लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, चैलेंजिंग लगे होंगे। और ऐसे ही हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगी। ठीक है, चलिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस को लगातार करने के लिए हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपकी तैयारी को एकदम बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नरत है। ठीक है, और चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।